अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सेनेटर मुंतखब होने वाले राना सनाउल्लाह का शुमार पाकिस्तान के उन सियासतदानों में होता है जिन्होंने मुल्क की सियासत के उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने मुख्तलिफ सियासी अदवार में अपनी पोजीशन बरकरार रखी। इमरान खान के दौर में भी वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बने। इसके बावजूद राना सनाउल्लाह हुकूमती हलकों में ऐसे रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं जो PTI के साथ मुज़ाकरात पर जोर देते रहते हैं। इस पस मंजर में उनका हालिया बयान अहमियत इख्तियार कर जाता है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये और इस पार्टी के कल्चर पर अपनी मायूसी का इजहार किया। राना सनाउल्लाह के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में PTI का बॉयकॉट अपने मेंबरान के खिलाफ अदम एतमाद की अलामत है। उन्होंने दावा किया कि अपोजिशन के चंद अराकीन ने उन्हें वोट देने के लिए राबता किया, मगर उन्होंने उन्हें मना किया और कहा कि हर एक को अपने उम्मीदवार को ही वोट देना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने PTI के कल्चर की निशानदही करते हुए कहा कि ये जमात बतौर पॉलिसी लान तान और ज़ाती तौहीन के कल्चर को फ़रोग़ देती है और मुखालिफिन को देखकर चोर या दीगर गुस्ताखाना अलक़ाबात देने की रवायत अपनाए हुए है। उनका कहना था कि बानी PTI की क़यादत में ये रवैया इस हद तक फैल गया है कि अब इसे जमात का बुनियादी कल्चर समझा जाता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI के पास राह फरार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। PTI के रवैये गैर जमहूरी और गैर सियासी हैं। उनके मुताबिक मुज़ाकरात ही सियासत का बुनियादी और वाहिद रास्ता है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन के पास गए ताकि बातचीत मुमकिन हो और हकीकत में NRO या इदाराती इजाज़त के बजाय बातचीत ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का जरिया है। राना सनाउल्लाह ने अलीमा खान के वाक़े की मजम्मत भी की। क्या राना सनाउल्लाह की ये मायूसी सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि तवील अरसे तक मुज़ाकरात की कोशिशों और हिज़्ब इख्तिलाफ की पॉलिसीज़ के मुतज़ाद तजर्बात का नतीजा है? उनके बयान से वाज़ेह होता है कि सियासी जमातों की दाखिली क़यादत और कल्चर किस हद तक उनकी सियासी स्पेस को मुतासिर कर सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्पेस कम हो रही है, और क्या पाकिस्तान में किसी जमात की सियासी हरकियात अदालती इंतज़ामी या इलेक्शन कमीशन के फैसलों से महदूद की जा सकती हैं? ये एक बहस मौजू तलब है, मगर एक बात तय है कि जमातों को कमज़ोर करने में उनकी अपनी लीडरशिप के किरदार की अहमियत वाज़ेह तौर पर है। पैनल की राय इस बयान और सियासी सूरत हाल पर आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। इमरान खान सिर्फ इतना फसाद और इंतशार चाहते हैं? मुफाहमत और मुज़ाकरात की बात करने वाले राना सनाउल्लाह PTI के रवैये से मायूस क्यों होने लगे? ज़ैगम साहब, ये जो गुफ्तगू आज उन्होंने की राना सनाउल्लाह साहब ने, आपके ख्याल में क्या वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्पेस, सियासी करियर कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, महदूद हो रहा है? ये मायूसी एकदम से क्यों? क्योंकि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे वो मुज़ाकरात, मुफाहमत, टेबल टॉक और यही रास्ता है। आज वो इस तरह की बात क्यों करके उसके अंदर के कल्चर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं? देखिए, मेरी राय है कि राना साहब बहुत अरसा पहले मायूस हो चुके हैं। मार्च 2023 में उन्होंने वो मारूफ मशहूर बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान मामलात को वहाँ ले आए हैं जहां अब हम दोनों में से एक रहेगा। ये मार्च 2023 की बात है, जब PDM की हुकूमत थी और वो वजीर दाखिला थे। ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि 2014 से इमरान खान चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं खुद सिपाही हूँ और बाकी तमाम सियासी जमातें चोर हैं। अब 2016 से 2018 का पीरियड, इस वक्त वो पोजीशन के रहनुमा थे और तहरीक चला रहे थे। उस वक्त वो थानेदार के साथ मिलकर चोर सिपाही खेल रहे थे। हुकूमत में होते हुए चोर थी, वो हुकूमत में होते हुए सजाएं भुगत रही थी, वो जेलों में जा रही थी, उसके लीडर मुल्क छोड़ के भाग रहे थे। फिर 2018 के बाद तो उनकी हुकूमत आ गई, फिर तो वो खुद एक लिहाज से थानेदार बन गए और उन्होंने खूब फैंटी लगाई, पूरी अपोजिशन को उन्होंने ठोक दिया जेलों के अंदर। अब 2022 में जब वो एक बार फिर अपोजिशन में आए और ये PDM की जमातें, जो उस वक्त PDM थी, ये हुकूमत में आई, तो इमरान खान ने फिर भी फैसला किया कि चोर सिपाही का खेल जारी रखना है और सिपाही मैं ही रहूंगा। अब आप देखिए, वो जो पीरियड है, जो 1-1.5 साल का पीरियड है नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट से इमरान खान की हुकूमत के खत्म होने के बाद का, उस वक्त उन्होंने क्या किया? अमरीकी साजिश का बयानिया, जिसका मतलब है पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अमरीका के हुक्म पर पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती हैं। मीर जाफर मीर सादिक का बयानिया,
अमर बिल मारूफ का बयानिया, जिसमें यह कहा गया कि सियासतदानों को घरों में नहीं छोड़ेंगे, उनके बच्चों से शादियां नहीं करेंगे। उन पाकिस्तान में भी हमले हुए, उन पे बैनुल अक़वामी जगहों पर दुनिया में हमले हुए, हुक्मरानों के, वजीरों पे मस्जिद नबवी वाला वाकया हुआ। और इस कॉन्टेक्स्ट में मामलात वहां पर पहुंच चुके थे 9 मई से पहले, जहां पीडीएम की जमातें भी ये समझने लगी थी कि अब इकट्ठे नहीं रहा जाएगा। इसीलिए मार्च 2023 में ही उन्होंने वो बयान दिया था। उसके बाद मामला ये हुआ कि 9 मई का जब वाकया हुआ तो फिर तो इमरान खान थानेदार से खुद भिड़ गए और फिर मौका मिला बातों को मुस्लिम लीग नवाज को कि अब वो सिपाही बने, और उन्होंने कहा अब हम सिपाही और तुम चोर। ज़ैगम साहब, इसको एक जाविये से फिर देखते हैं। आपने ये माजी के हकायक रखे, सब दुरुस्त है, लेकिन मार्च 23 जब आप कहते हैं तो अगर हम 23 में वापस जाएं तो उस वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बिहेवियर सिक्योरिटी इदारों के साथ क्या था? जमान पाक, लाहौर, इस्लामाबाद लाहौर की अदालतें और फिर दाखिला के मामलात, अब बहुत सी सिक्योरिटी सिचुएशंस बार बार क्रिएट हो रही थी, अगर राना सनाउल्लाह ने उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही हो। मगर 24 का इलेक्शन होता है और उसके बाद की सिचुएशन में बार बार हमने हुकूमत के मुज़ाकरात की बात की। सवाल यह है, क्या वो सारी गुफ्तगू और मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की कॉस्मेटिक कोशिश थी कि मुज़ाकरात की मेज पर आए, या नियतन कोशिश थी कि इनको उसमें लाया जाए और ये मुज़ाकरात का हिस्सा रहे और सियासी उसका बने? या आप ये कह रहे हैं कि नहीं, वो 23 ही सिचुएशन में थे कि ये इनको सियासत की मेन स्ट्रीम में आने की जरूरत नहीं है, ये हिस्सा नहीं बन सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमत में आने के बाद, बल्कि 9 मई के वाक़े के बाद, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की कोई मोटिवेशन नहीं बची थी, कोई ख्वाहिश नहीं बची थी कि कोई ठीक तरह से मुज़ाकरात हो। उनका फायदा इसी में था कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई का झगड़ा जारी रहता रहे, लेकिन फिर ओनस पीटीआई पर था। पीटीआई पर ओनस था कि वो हुकूमत को एक्सपोज करती, वो मुज़ाकरात बैठकर करते उनके साथ, एक्सपोज होते हैं ना। अभी तो मैं कह रहा हूँ, कोई भी कह सकता है कि गलत बात है। मुस्लिम लीग नवाज का कोई भी रहनुमा कहेगा कि आपके पास इस बात का बताएं, सबूत क्या है। तो इमरान खान ने तो मुसलसल ये कहा कि मैंने तो बात ही नहीं करनी। जब मुज़ाकरात हुए, एक आध बार बहुत थोड़ी देर के लिए हुए, इमरान खान ने बहुत सख्त शराइत रखी और सख्त डेडलाइन दी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी जुडिशल कमीशन बना दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। ठीक ज़ैगम साहब। हसन निसार साहब, क्या मुफाहमत मुज़ाकरात वाले राना सनाउल्लाह जो आज ये बात कह रहे हैं वो हमेशा से ही चाह रहे थे मुज़ाकरात हो ना हो, या यहाँ से आगे मुज़ाकरात का मुस्तकबिल मजीद तारीख है? लेकिन पहले तो आप लोग ये बताएं, अभी बात हुई है ये चोर चोर के नारे, पाकिस्तान की तारीख कोई इतनी ताबनाक नहीं है, लेकिन ये पहली बार चोर चोर के नारे और उसकी बेतहाशा पजीराई कैसे हुई? जड़ों की तरफ जाएं। दूसरी बात, खांदे ने ते लांदे भी नहीं जैसे मुहावरे कब इजाद हुए और क्यों हुए, उसके पीछे वजूहात होती हैं। कहे खां किसी बावकार आदमी को चोर चोर लोग लित्तर मारेंगे या सुनेंगे ही नहीं, इसलिए ये इस तरह की बातें जाने दें। ये सूरत हाल की जो पैदा होती है उसके पीछे वजूहात होती हैं। खैर छोड़ें, मैं तफसील में नहीं जाता। सही। देखो, जो राना सनाउल्लाह ने कहा है उसके पीछे एक सीधी सादी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी साइंस मेरी समझ में नहीं आती। राना सनाउल्लाह एक रवायती किस्म का पॉलिटिशियन है, आई नो हिम, मेरे शहर से है। अच्छा, दूसरी बात, जिंदगी में ये ज़हन में रखें, आपने कहा ना कि रवैये से मायूस, जिंदगी में उम्मीद भी अपनी अपनी होती है, उसकी किस्में, उसके शेड्स अपने अपने होते हैं, मायूसी भी अपनी अपनी। और अपनी से मेरी मुराद है अपनी अपनी तालीम व तरबियत, उफ्ताद तबाह, जिसके बारे में बुजुर्ग कहा करते थे कि इंसान अपनी उफ्ताद तबाह का कैदी होता है। सही। अपनी अपनी तरजीहात यानी प्रेफरेंसेस क्या हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड्स। देखो हर नबाज नब्ज देखता है, हकीम के डॉक्टर और नब्ज देखता है। सही। ये एक कैटेगरी है हुक्मा ही हैं ये सारे सियासतदान ही, वो नब्ज देखता है। कुछ नब्ज से चूंकि ताल्लुक होता है दिल के साथ, वो दिल की कैफियत भी जान लेता है। जो उससे आला दर्जे का होता है वो दिल की धड़कन से, चूंकि ताल्लुक बेसिकली दिमाग के साथ होता है, वहां तक भी पहुंच जाता है। सही। कि इस आदमी की दिमागी कैफियत कैसी है। राना सनाउल्लाह एक इंतहाई रिवायती किस्म सियासत का शौक था, पीपल्स पार्टी में घुस गए, फिर इधर आ गए उधर आ गए, ये वो सारा कुछ ले लाओ दे लाओ, मिसाके मुकमुका कर लो। ये मिसाके जमहूरियत का अगला एडिशन छपवाना या छापना चाहते हैं, बुनियादी बात ये है। अच्छा ठीक है,
तो इमरान सिरे से सियासतदान है ही नहीं। चले, बात ही खत्म हो गई। उसको डिफाइन करने के लिए आपको कुछ और डेफिनेशन ढूंढनी पड़ेगी। चलें, ढूंढते हैं ये फिर वो तो एक खास तरह की, एक खास किस्म की कॉकटेल है। पाकिस्तान में किसी सियासतदान का मुझे बैकग्राउंड बताओ ऐसा हो। आप गालियां दें हमसे जो मर्जी करें, दुरुस्त नहीं। किसी एक ने किसी फील्ड में अपना आप मनवाया हो सियासत में घुसने के बाद बतौर सियासतदान वजीर बन गए, फलाना बन गए। ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त हो गया। बस इफ्तिखार साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने बयान में भी कहा कि पूरी कौम को ताकत के जरिए पीटीआई को रोकने की जरूरत है। मतलब वो जो उनके कंडक्ट की जब बात कर रहे हैं या उस कल्चर की जो इस जमात में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात है, क्या राना सनाउल्लाह जमहूरी उसूल के मुताबिक ही मुतालबा कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश है कि पार्लिमानी निज़ाम चलता रहे और उस पार्लिमानी निज़ाम में पीटीआई के जो मुंतखब नुमाइंदे सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में हैं वो अपनी पार्लिमानी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। और ये एक बहुत ही मुस्बत सोच और फिक्र है। चोर चोर के नारे लगाने वालों ने क्या हासिल कर लिया? पूरी एक नस्ल का ज़हन बिगाड़ दिया। ये हकीकत अपनी जगह है। क्या हम उस बिगड़े हुए ज़हन के साथ मामलात को आगे चलाना चाहते हैं? क्या हम वो चीज़ें करना चाहते हैं जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है? आज सेनेट के इंतख़ाबात में हिस्सा ना लेके जो मेरा एतराज़ है पीटीआई पर, वो बिल्कुल साबित हुआ कि वो जमहूरियत और जमहूरी अदारों, पार्लियामेंट के अदारों में यकीन नहीं रखते। वो इस मुल्क में अनारकी को पैदा करना चाहते हैं और उस अनारकी को पैदा करने के लिए कुछ तबकात के लोग उनके उन नारों को तस्लीम करके उनके पीछे ढोल बजाए फिरते हैं। एक बात याद रखी जाए कि बहरहाल नताइज पार्लिमानी डेमोक्रेसी नहीं देने हैं, वो खा ए पार्टी के हक़ में हो या बी के या सी के। और कोई तब्दीली, तो ये उनकी बात पूरी कौम को ताकत के जरिए रोके पीटीआई को, ये डेमोक्रेसी कौम कैसे ताकत के जरिए रोके? कौम के पास कोई हथियार तो बम तो नहीं, ये तो एक लफ्ज़ है ना। आप एक लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रही हैं ना। ताकत से रोकने का मुतालबा ये है कि कौम को चाहिए कि ये बात समझ ले कि ये सियासी जमात का रवैया क्या है। ठीक हो, तो उसको ताकत से रोकने का ये मतलब नहीं है कि कोई बख्तरबंद गाड़ियाँ ले जाके रोके या टैंक ले जाके रोके या तोपे ले जाके रोके। रवैयों को जो है उनको तब्दील करने के लिए अपनी कोशिश करें, जिस तरह मैं कोशिश करता हूँ। जो लोग हमें गाली देते हैं, हम उनको गाली के जवाब में गाली नहीं देते, उनके लिए दुआ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इख्तलाफ राय ठीक है, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई होगी, तुम्हारी गिरफ्तारियाँ हुई होंगी, तुम्हारी जमानतें नहीं हो रही होंगी, तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि पार्लियामेंट को ही ख़त्म कर दिया जाए, पार्लियामानी निज़ाम को ही ख़त्म कर दिया जाए और इस मुल्क को आग लगा दी जाए और इस मुल्क को कहा जाए कि हम इस मुल्क को तस्लीम नहीं करते, इस मुल्क के अदारों को कल्चर तशद्दुद फैलाता है उसको डिस्करेज किया जाए। बिल्कुल, ठीक हो गया, बिल्कुल। और यही डिस्करेज करना जो है ना, जो फिक्र आप मनसूब कर रही हो जी उनके बयान से, उसका मतलब ये है और हम सबको ये करना चाहिए बिकॉज ये हमारा मुल्क है। दुरुस्त। शहजाद साहब, वो ये भी कह रहे हैं पीटीआई के चंद अफराद के रवैये की जब वो बात कर रहे हैं और उस रवैये को पूरी जमात से मंसूब करके मायूसी का इजहार करना मंजे हुए सियासतदान को जेब देता है। देखिए, राना साहब जब ये बात कर रहे हैं मेरी समझ के मुताबिक, तो वो गालिबन आज पीटीआई के सियासी अमल में हिस्सा ना बनने की वजह से ये बात कर रहे हैं। ये बुनियाद बनी उनकी आज के कमेंट्स के हिसाब से कि उन्होंने फिर ये जो कैरेक्टराइजेशन है कि फितना, फसाद, इंतशार, ये किस बुनियाद पे है, किस वजह पे है? क्योंकि अभी तक जितनी भी कोशिशें अब तक हो चुकी हैं, इनके अपने दौर में जब ये खुद वजीर दाखिला थे इन्होंने उसका कामयाबी के साथ मुकाबला किया और इन्होंने ये देखा कि और उसके बाद की जितनी कोशिशें हैं कि कुछ भी कामयाब नहीं हो पाया किसी भी तरीके से। वो फितना, फसाद, इंतशार बन ही नहीं पाया जिस किस्म का फितना, फसाद, इंतशार किसी भी कौम की स्टेबिलिटी के लिए नुकसानदेह होता है। तो मेरा ख्याल है तो ज़्यादा इसका हिस्सा आज के सियासी अमल में हिस्सा ना लेने की वजह से। अब या तो हम सवाल वो पूछते कि सियासी अमल में हिस्सा क्यों नहीं लिया, तो फिर हम उसकी डिटेल में जाते, हम कहते कि 8 फरवरी
2002 से या शुरू करते, 2022 से शुरू करते और कहते कि कहाँ से कहाँ बात कैसे ख़राब हुई। अच्छा, अब या 24 से शुरू करते और कहते कि कैसे मामला ख़राब हुए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये इसकी जो सियासी जो आपस में कशमकश है, राना साहब उस पर कमेंट कर रहे हैं। और ख़दशा ये है कि ये जो इमरान खान, जिसको हमने कोशिश की थी कि किसी तरीके से घेर के हम इसको एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या किसी और एक मफाहमती अमल के अंदर हम ले आए, उस तरीके से नहीं आया। अब क्या इमरान खान आज के पार्लियामेंट्री निज़ाम को पार्लियामेंट्री निज़ाम समझता है या एक निज़ाम समझता है? ये बुनियादी फ़र्क है जो कि हमें गालिबन किसी भी जो शागिर्द है, जो पढ़ने वाला है, जो तालिब इल्म है इन चीज़ों का, उसको देखना चाहिए। क्या ये पार्लियामेंट्री निज़ाम है या एक निज़ाम है? अब अगर वो निज़ाम के खिलाफ है तो एंटी स्टेटस को है, और एंटी स्टेटस को जो है उसकी तारीख के अंदर जब मिसालें ली जाती हैं तो जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा इन फसाद, फितना या इंतशार या जिस तरह की भी आप उसकी कैरेक्टराइजेशन करें उसके साथ शामिल हो जाती हैं। चीन का इनकलाब हमारे सामने है, स्टेटस को उसने रिवर्स किया, एंटी स्टेटस को लेके चला। हाँ, अब वो एंटी स्टेटस को अब स्टेटस को बन चुका है। तो ये एक तारीखी साइकिल है जिसमें ये काम होते रहते हैं। तो इसलिए क्या इमरान खान एक सियासी जंग में शामिल है, जिसका मतलब है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके खिलाफ लड़ रहा है, वो उसकी दुश्मन है, उससे मुखालिफ है, या ये कि वो एक निज़ाम के खिलाफ और निज़ाम को बदलना चाह रहा है? तो मेरा अपना ख्याल यूं है कि जैसे कि हम एक और किस्म की जंग को किसी और पैराए में देखना चाहते हैं या किसी और स्ट्रगल को किसी और पैराए में देखना चाहते हैं। अब ये दूसरी बात है कि ऑर्डर को डिसऑर्डर में चेंज करना क्या हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद है ऐसे हालात के अंदर? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने हालात को रीड करना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ, ये होता है कि जब क्यास होता है तो क्यास से फिर एक और ऑर्डर जरूर जन्म लेता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ और हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान या उनके जो बाकी साथी हैं उनको भी डिटेल में देखना चाहिए कि वो किस अमल की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो फितना फसाद को भी चूज करेंगे तो मुझे वहां पे भी कुछ होता हुआ या उनके हल हासिल कुछ नहीं है उनके पास, उसको नसीब कुछ नहीं हुआ उसके अंदर से, तो वो तंजीम जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि उनकी तंजीम डाइल्यूट हो चुकी हुई है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है जो कि तंजीम उसकी बुनियाद होती है वो नहीं है। तो ये सब चीजें जब देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कैरेक्टराइजेशन कोई ऐसी खतरनाक कैरेक्टराइजेशन है। ये एक मुखालिफ दूसरे मुखालिफ के खिलाफ बात कर रहा है। ठीक है, हाँ, सियासी बयान है। और इमरान खान मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सिचुएशन में है जहां पर कि वो एक एंटी स्टेटस को सिचुएशन को इन हालात के अंदर ली। हाँ, कब तक लड़ता रहेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन तक उसको कामयाब होते हम नहीं देख सकते। ठीक हो गया जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे सैलाबी तबाही, जनूबी पंजाब की जानिब मुल्तान हाई अलर्ट। गुफ्तगू ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब में जारी बारिशों और दरियाओं की तुगयानी ने तबाही की नई लहर पैदा कर दी है। फैसलाबाद में 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया, जबकि सबसे संगीन सूरत हाल मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के गिर्द देखी जा रही है। खास तौर पर सबकी नजरें मुल्तान पर जमी हुई हैं। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला हेड मोहम्मद वाला की जानिब बढ़ रहा है और शहर को निगलने के करीब है। शेरशाह बंद पर दबाव इतना बढ़ गया है कि किसी भी लम्हे शगाफ डाला जा सकता है, जिसके बाद पानी सीधा शहरी आबादी की तरफ लपक सकता है। जलालपुर पीरवाला के देहात पहले ही डूब चुके हैं और अब सवाल यह है कि क्या मुल्तान इस बदतरीन सैलाबी खतरे से बच पाएगा या नहीं। दरियाए चनाब का दूसरा सैलाबी रेला हेड मोहम्मद वाला की जानिब बढ़ रहा है, जिससे शहर को शदीद खतरात लाहक हैं। दबाव कम करने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी मुकम्मल है, लेकिन इसके नतीजे में आबादी और रेलवे ट्रैक भी मुतासर हो सकते हैं। जलालपुर पीरवाला के 100 से ज़ायद देहात पहले ही ज़ेरे आब आ चुके हैं। लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं और खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। रेस्क्यू और फौजी दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, मगर हलाकतों और नुकसानात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाब और मामूल से ज्यादा बारिशों में बिलाशुबा कई अवामिल कार फरमा हैं, मगर सवाल यह है कि गुजरात, सियालकोट और कसूर जैसे शहर जहां से वज़ीर आज़म, वज़ीर आला निकले, वो भी नाक़िस इंतजामात के बायस बच नहीं सके। अब मुल्तान और जनूबी पंजाब का इलाका, जो मुल्क को वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर आला और गवर्नर देने वाला खिता है, आज सैलाब के शदीद खतरे में है। सवाल यह है कि सियासी, माशी, सनती, ज़रई एतबार से अहम शहर भी नाक़िस इंतजामात के बायस महफूज नहीं रह सके, तो क्या हुक्मरान अपने ही आबाई और सियासी गढ़ समझे जाने वाले इलाके में नाकाम हो रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, साबिक वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़रा, स्पीकर्स के अजला गुजरात, सियालकोट डूब चुके, क्या अब साबिक वज़ीर आज़म, वज़रा, गवर्नर का इलाका मुल्तान भी खतरे में? ज़ैगम साहब, ये जो सूरत हाल बनी हुई है, सैलाबी तबाही जनूबी पंजाब की तरफ नजर आ रही है। मुल्तान हाई अलर्ट है गुज़िश्ता कई घंटों से, मिनट बाय मिनट उसको देखा जा रहा है कि कब ये ब्रीच किया जाएगा।
18 दिन थे पिछले जब से ये सूरत हाल शुरू हुई है, अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि होमवर्क मुकम्मल है, होमवर्क नाकिस रहा है, या मुमकिना तौर पर हम तैयार ही नहीं थे, या गफलत है कोई? आयशा देखिए, गुजरात, सियालकोट और मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में एक बुनियादी फर्क है। सियालकोट में सैलाब तकरीबन अचानक आया था, तैयारी का वक्त नहीं था। गुजरात में आसमान से सैलाब आया, 400 मिलीमीटर बारिश हुई है। सियालकोट में बारिश ज्यादा था, अर्बन फ्लडिंग हुई, बारिश भी हुई, लेकिन आपको पता है वहाँ जो टॉरेंशल्स हैं, जो नदियां आती हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा फ्लड फैलाया है। लेकिन यहाँ तक तो आपके पास इतना टाइम था, आपने बताया 18 दिन थे, यहाँ तो फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। लेकिन हमें बदतरीन बद इंतजामी नजर आ रही है। लोग डूब रहे हैं और बोट्स नहीं है, लोगों की मदद का कोई तरीका नहीं है, लोग भूखे हैं। खानेवाल में हमने देखा कि गवर्नमेंट का अपना जो जखीरा था गंदम का, कितना कीमती है इस वक्त हमारे लिए, वो डूब गया है। मुकम्मल तौर पर इस वक्त हुकूमत नाकाम हुई है। रावी और चनाब खानेवाल में जाकर मिलते हैं। अब इससे ज्यादा कॉमन सेंस की क्या बात होगी कि दो दरियाओं में बदतरीन सैलाब है और दोनों एक जगह जाके कन्वर्ज होते हैं, तो उससे अगले 2 जिलों में क्या होगा? खानेवाल के बाद मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ है, वही सैलाब आएगा जिसका पता था, लेकिन तैयारी नदारत और अवाम उसको भुगत रहे हैं। ये ऐसा मामला था जिस पर फौज को बहुत पहले सिविलियन हुकूमत को कॉल कर लेना चाहिए था। एड में तमाम जगहों से इमदाद बुला लेनी चाहिए थी, बोट्स रेडी होनी चाहिए थी, इवैक्यूएशन तैयार होना चाहिए था। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जनूबी पंजाब में हुकूमत नाकाम हुई है। ठीक हो गया। शहजाद साहब, जनूबी पंजाब जागीरदारी निजाम के जेर असर भी है, क्या फिर जागीरदारों की जमीनें और महल बच जाएंगे, गरीब के खेत और झोंपड़ी को ही नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, ये तो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, ये तो अब चॉइसेस हैं, वो किसको तबाह करना है। जाहिर है कि जो असर रसूख वाला आदमी है वो बच जाता है, और जो गरीब है वो डुबा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद ये भी चॉइसेस होती हैं, और इन्होंने प्लान किया होता है कि अगर हमें जब शगाफ डालना पड़ेगा तो किस तरफ को डालना है। लेकिन यहाँ तक मामलात आए कैसे? आपने वज़ीर-ए आज़म का जिक्र किया, वजीरों का जिक्र किया, पाकिस्तान से लेके अब तक बनने तक आबादी के बढ़ने का अमल देख लीजिए, यानी ये सब चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही है ना। तो ये जब हम कहते हैं कि कोई भाई एक घर जो 5-6 अफराद के ऊपर मुश्तमिल होता है, उसको भी बगैर प्लानिंग के नहीं चलाया जा सकता। एक 25 करोड़ का मुल्क कैसे चलाया जा सकता है? अनवर मसूद का एक उनकी बड़ी मशहूर नज़म है, उसका थोड़ा सा 1-2 मिसरे हैं कि बड़े शहर वसा बैठे हैं और सारा चैन गवा बैठे हैं, सोची पे हैं हुण की करिए। तो ये है मसला हमारा, बेहंगम आबादियां, बेहंगम शहरों के अंदर इजाफा, कोई निकासी है आपका कोई निज़ाम है ही नहीं। गुजरात डूबा है, इस वजह से डूबा है कि वहां पे किसी ने कभी आज तक ध्यान नहीं दिया। वो डूब गया तो ख्याल आया कि हाँ ये शहर भी एग्जिस्ट करता है, और सत्यानाश वहां पे शहर का। और सबसे बड़ी बात, चनाब पास गुजरता है उसके, मुल्तान और चनाब गुजरात उस तरीके से अफेक्ट होते हैं। तो जाहिर है कि मुल्तान के पास तो इतना असर टाइम था कि वो उसको मैनेज कर सकता था, लेकिन इतने बड़े दरिया को मैनेज कैसे करना है? एक और सुपर फ्लड, हाइपर फ्लड आ रहा है आपके पास, जो कि फिर भी रावी में मिलेगा, सतनाई के पास आके ब्यास और सतलज से होता हुआ इंडिया के अंदर से। जब वो आएगा तो उसके बाद क्या हालात बनेंगे? फिर वो जब आएगा मुल्तान तो क्या हालात बनेंगे? तो मेरा ख्याल है कि अब इन तमाम चीजों से मुल्तान के साथ जो होगा उसको रोका नहीं जा सकता। जो होना था हो रहा है, और जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन क्या सिंध इससे बच सकता है कि नहीं बच सकता? आज हमारा सवाल सिंध से होना चाहिए कि आपको पता लगा है कि सब कुछ आ रहा है, आप उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? सर वो तो बहुत तैयार बैठे हैं, 10 दिन से बता रहे हैं कि हम मुकम्मल तैयार हैं, पूरी तैयारी है, क्योंकि पानी पंजाब में स्प्रेड आउट कर रहा है बहुत ज्यादा, वहां तक पहुंचा ही नहीं अब तक। पहुंचेगा उधर ही जाएगा, क्योंकि ये पानी रुकने वाला नहीं है, और वहां पे भी जाके ये मसाइल खड़े करेगा। लेकिन ये सिर्फ ये कह देना, कच्चे का इलाका साफ करवा बैठे हम लोग, हमने कच्चे से लोगों को हटा लिया वहां से, नहीं कर पाए, तो फिर जाहिर है ना आपके पास बिल है, ना इम्पोजिशन की। दुरुस्त हो गया शहजाद साहब, और ये वाकया चंद घंटों और दिनों में तो मामला तय भी नहीं होते, प्लानिंग स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। ब्रेक लेते हैं हसन साहब और इफ्तिखार साहब की राय ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, शहरों के अंदर अर्बन फ्लडिंग शहरों को डबो रही है, हमने गुजरात सियालकोट की बात की है, मुल्तान को हाई अलर्ट रखा हुआ है इस वक्त। क्या अपने ही रहनुमाओं और मुंतखब नुमाइंदों, सियासतदानों के बायस ये शहर डूब रहे हैं?
देखिए आयशा, एक छोटी सी बात अर्ज करूं मैं आपको। हमारी ट्रेनिंग और तरबियत जिस तरह होती है, चांद सा चेहरा कहने से कोई चांद नहीं हो जाता, कुत्ते को टाइगर कहने से वो कुत्ता टाइगर नहीं बन जाता, फरिश्तों जैसा किसी को कहने से उसकी औलाद होती है, फरिश्ता नहीं बन जाता। इसी तरह प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, पार्लियामेंट, आइन, जमहूरियत जैसे अल्फाज इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे ही हैं, चांद सा चेहरा। अच्छा, अब आपका जो सवाल है, सवाल ठीक है, बंदा मैं भी आपकी जगह पे होता तो यही बनाता। ये इन लोगों के अजला शहर या इलाके नहीं हैं, खुदा का वास्ता। ये राजवाड़े हैं, जागीरें हैं, जहाँ इनके वोटर्स और सपोर्टर्स के रूप में इनके कमी, मुजारे, दरबारी, मुंशी और मुख्तलिफ किस्म के ज़रूरतमंद होते हैं। ये शहरी नहीं, रियाया होती है, अदरवाइज मुल्क का ये हाल ना होता। याद रखना, ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके बच्चों में लिटरेसी रेट पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। खुदा का वास्ता, मतलब ये लफ्ज़ों की तौहीन है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, ये इनके हैं नहीं। इनके, आपने खुद बोल दिया बीच में एक जुमला बड़ा खतरनाक, कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके महल्लात, इनके चुबारे, इनके जो कुछ भी हैं वो कायम रहेंगे, इनके मवेशी भी महफूज रहेंगे, सारा कुछ इनको। अच्छा, कुछ हो गया तो कॉम्पनसेशन भी है। डूबने वाले समझ जाएंगे कि हमें डुबोने वाले कौन है, कि वो भी नहीं समझ पाएंगे। पता नहीं इन्होंने अकल आंदी थे, वही कहते ये साई है, ये फलाना है, सर जी ते साहब जी। ये कल्चर है, क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये अभी हुआ है ना उधर, आपके उधर क्या क्या कहते हैं, नेपाल, ये जो इंडिया के साथ है एक शहर, तबाह करके रख दिया उन्होंने, काठमांडू वगैरह। इन्होंने बंद करने की कोशिश की ये वाला जो कारोबार होता है। मैं तो सेल फोन में, मुझे नाम भी नहीं आता। ये उन्होंने ना, ये जैसे पता नहीं फलानी वॉल, ग्लास, फायर ग्लास, पता नहीं क्या, फायर वॉल, इस तरह का उन्होंने किया है। उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, जे हो जाए मुंह हो जाए चपेड़ा, खत्म हो गई गल। चलें जी, कहानी ख़त्म कर दी हसन साहब। तो इफ्तिखार साहब ये फरमाइएगा कि मैं भी वहाँ चेक करती सिचुएशन के उतने वसाइल नहीं, जितना बड़ा डिज़ास्टर बन रहा है उसकी तैयारी भी उस तरीके से नहीं कि मैनेज हो पाया। आपके ख्याल में जितना दबाव बढ़ रहा है शेरशाह बंद पर, बंद टूटने से पहले इंतज़ामिया कोई बंदोबस्त कर लेगी या मुल्तान पानी की नज़र हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि पानी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उनके पास मौका था कि वो ज़्यादा किश्तियाँ मौजूद वहाँ पे होती, वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए ज़्यादा इंतज़ामात होते, वहाँ पे जो अपना हेलीकॉप्टर्स का बंदोबस्त होता, वहाँ पे बिल्कुल तैयारी होती जिस तरह किसी भी हादसे की तैयारी करनी चाहिए। ग़ालिबन वो तैयारी नहीं हुई जो अब तक की ख़बरें हमें मौसूल हो रही हैं, वो तैयारी नहीं हुई, जिसकी वजह से मुल्तान में अगर पानी दाखिल हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जहाँ तक पानी को काबू करने की बात है, पानी को काबू करने का फ़िलहाल कोई तरीका नहीं है। वाटर मैनेजमें और चैनलाइज करना होता है, दुनिया डूब नहीं रही सारी। दुनिया में जो मुल्क नीचे हैं उन्होंने भी इंतजामात कर लिए। पिछले दिनों अमेरिका की एक रियासत में भी सैलाब आया था और वहाँ भी बच्चे डूब गए थे। ये मसला नहीं है। मसला असल में सवाल जो आपका है वो ठीक है कि मुल्तान ख़तरे में है। मेरा जवाब है हाँ, मुल्तान ख़तरे में है, और ख़तरे में है तो क्या करना चाहिए? मैं कहता हूं कि उसके लिए तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए थी। अब सवाल है ताख़ीर नहीं हो गई उस तैयारी में? अगर सवाल ये है कि अगर ताख़ीर हो गई है तो उसका खमियाजा सबको भुगतना होगा। ये राजवाड़े और जगीरें और इस किस्म की गुफ्तगू से ना तो मसले हल होंगे, बल्कि इसका तरीक़ाकार ढूंढना होगा कि इसका तरीक़ाकार क्या किया जाए। जब कभी भी पानी, अगले साल इससे ज़्यादा पानी आएगा। इट है आज हमें पता है, टुडे वी नो के नेक्स्ट ईयर इस साल हमारे मॉनसून का भी 6 महीने पहले पता था कि हमारे साथ ये होगा। तो अगर हम नहीं कर रहे तो फिर मैनेजमेंट की खराबी है, गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। तो फिर मैनेजमेंट पे बात होनी चाहिए। नहीं, अभी मिसाल दी है ना हमारे दोस्त ने कि उठो और आग शाग लगा दो और तख्त वगैरह उछालो और ख़त्म हो जाएगा मामला। तो ये जो तख्त उछाले जा रहे हैं और जो आगे लगाई जा रही हैं, इसके अंजाम में क्या वहाँ पे कोई बुनियादी उछाल कर भी कहीं कोई आइडियल सोसाइटी की मिसाल तो नजर नहीं। अब अभी दी गई आपके प्रोग्राम में, दी गई आपके प्रोग्राम में दी गई एक मिसाल। उस मिसाल से मामला ये हल नहीं होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।